साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। बहुत बड़ी खुशखबरी है एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले अधिकारियों के लिए। जो भी एमएनएस जिन्होंने अभी तक आज तक सेना, एयरफोर्स, नेवी में सेवाएं दी है, उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे दिया गया है। और वो दर्जा है जो अभी 9 फरवरी 2026 से दिया गया है। 9 फरवरी 2026 से उनका गजट नोटिफिकेशन पब्लिश करके भारत सरकार ने उनको जो शामिल होने के लिए सोल्जर बोर्डों को बता दिया है। राज्य के हो, केंद्र के हो, कोई भी हो, जिले के हो, उनको जो एक्स सर्विसमैन के श्रेणी में ले लें। अब यहाँ बड़ी बात ये भी है कि अगर वो एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आ गए हैं तो प्रश्न ये उठता है कि आज़ादी के 70 साल, और सबसे बड़ी बात कि एमएनएस जो कोर कहो या ग्रुप कहो, इसकी स्थापना कब से हुई थी? ब्रिटिश शासनकाल से। लेकिन तब तक अभी तक किसी के दिमाग में इनको एक्स सर्विसमैन बनाने की बात क्यों नहीं आई? क्या कारण है? जो मैं सोच रहा हूं, अगर वो सही है तो वो मेन कारण है कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट। कॉम्बैट यानी कि एक हथियार बंद लैस प्रशिक्षित सैनिक जो कि युद्ध के अग्रिम मोर्चों पे लड़ता है और अपनी नौकरी पूरी करके या तो शहीद होके आता है या अपनी टर्म्स कंडीशन पूरी करके वापस अपने समाज में आता है, तो उनको ये एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है। बीच में कई टर्म्स कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पूर्व सैनिकों को भी, जो वो टर्म्स कंडीशन पूरे नहीं करते हैं, तो उनको भी ये दर्जा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात और कही गई है कि उनके डेट ऑफ कमीशन से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने एमएनएस में कमीशन कब लिया था, उसका कोई उसमें वो शर्त नहीं है। जो विथ इफेक्ट फ्रॉम वो डेट है वो है 9 फरवरी 2026। उसके ऑनवर्ड यानी कि जो पीछे जितने भी है आज के दिन, वो सब एक्स सर्विसमैन है। अब डीजीआर को एक्स सर्विसमैन की सारी भर्तियों में या जो कुछ भी, जो रियायतें जो कुछ भी है, उनके लिए वो भी लागू हो गई है। तो ये तो थी उनके लिए। बाकी सही चीज़ आगे आप क्लिप में देख लेना। दूसरा, भगवान ना करे ये सच हो, लेकिन आजकल सरकार के पास भी सिर्फ सूत्रों के सिवाय कोई खबर नहीं होती है। तो हमारे भी सूत्र ने पक्की खबर दी है कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव रखा है, मंत्रिमंडल में, जिसमें एक लिस्ट रखी गई है कि वे इन मुद्दों के ऊपर मंत्रिमंडल की राय या अनुमति जरूरी नहीं है। उसके लिए फैसला सीधा प्रधानमंत्री ले सकता है। कहने का भाव ये है कि पिछले 10-12 साल में हमने ये तो देखा है कि मंत्रिमंडल बनता है, मंत्री बनते हैं, लेकिन रेल को हरी झंडी या कोई उद्घाटन तो किसी भी मंत्रालय का मोदी जी ही करते हैं। और कोई भी चीज़ जिस मंत्रालय की लागू होती है तो उसको लागू पीएमओ ही करता है, वो मंत्रालय नहीं करता है। और पहली बात, जो जीके का नॉलेज है, आज किसी भी बच्चे को पूछ लो कि अभी प्रेजेंट के अंदर भारत सरकार के पास कितने मंत्रालय है, क्योंकि उसके लिए कभी मतलब वो चीज़ आगे जाती नहीं पब्लिक के बीच में भी, कितने मंत्रालय कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कौन उसका मंत्री है। जब वो फील्ड के अंदर काम करेगा, दिखेगा, उसके काम सामने आएंगे, दिन में 10 बार उनकी खबर सुनेंगे,
तो पता चल जाएगा भाई ये कहे। अब सिर्फ हम गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पीएमओ मंत्रालय को छोड़ के कुछ नहीं जानते हैं। जब गैस की त्रासदी हुई तो हमें पता चला कि भाई हमारे ये एप्स्टीन फाइल वाले पाजी हमारे वो है पेट्रोलियम मंत्री है, या कभी कभार वो लेज़र लगा के हमारे विदेश मंत्री आ जाते हैं, हम पहचान लेते हैं कि हाँ लेज़र बीम से ये मतलब विदेश से हमारा कांटेक्ट कर रहे हैं। या फिर कभी कभार रक्षा मंत्री जी आ जाते हैं भाइयों करके रबड़ स्टैंप। अब कहने का मतलब कि ये सही न हो, अगर ये हो जाता है तो आप सोचना कि कैसे भी कुछ भी चीज़ें हैं वो सीधे बाईपास हो जाएगी और मंत्रिमंडल एक बंडल बन के रह जाएगा। अब यहाँ पर बात ये भी उठती है कि जो महंगाई इस युद्ध के दौरान अभी हुई है, अब आप इस महीने की आंकड़े देख लेना, अगले महीने के आंकड़े देख लेना, क्या ये महंगाई हमारे बास्केट में इफेक्ट करेगी? और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सरकार एक ही बात बोल रही है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है, और महंगाई बढ़ा भी रही है। 60 रुपये सिलेंडर, या आगे जो पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा। और इस मायने में जैसे अभी जो गैस से जितने भी उत्पादन हैं वो भी बढ़ेंगे, तो ये जो महंगाई का असर आएगा हमारी बास्केट में, उसमें से कौन से आइटम है या नहीं है, और क्या इस महंगाई का असर हमारे महंगाई भत्ते पे पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, नहीं। कारण सरकार बिल्कुल बोल रही कि हमने अपने स्टॉक को भरपूर रखा हुआ है, जनता को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि भी सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है, इसलिए मुझे लगता नहीं। अब 11 तारीख का हमारा चला गया आंदोलन और बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, आप सोचते हैं कि वो सरकार तक पहुंचे होंगे? जब वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हो रहे हैं तो संभवतः सरकार उसको अवॉइड करेगी, उसको स्वीकार क्यों करेगी भाई? हाँ ठीक है, आपकी एक यूनिटी बनने की एक माध्यम बना और आप कम से कम कुछ आदमी बोल के अपनी भड़ास निकाल पाए, लेकिन इससे कुछ फायदा हो जाए लगता नहीं। अभी एक और मीटिंग हुई थी जो कि हमारे पेंशन कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री है जितेंद्र सिंह ने मीटिंग ली थी वो, और एक वीडियो भी हमारे साहब ने बनाया था कि सभी पेंशनरों की मांगे मंजूर हो गई। अगर पेंशनरों की मांगे मंजूर हो जाए तो फिर दुख ही किस बात का है साहब? बोलना बहुत आसान है, हमारी मांगों को सरकार कम से कम गौर से पढ़ भी ले तो भी हम भाग्यशाली है। हमारी मांगे सरकार के द्वारा पढ़ी भी नहीं जा रही है, वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। क्यों? कि हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो कर्म करते आए हैं ना पहले भी, जो वही तो साहब लोग हमारे साथ में अभी भी है। कॉपी टू बुखारी कर दो भाई, जिसका जवाब नहीं देना है, जिसको देखना नहीं पुट भी मत करो, कॉपी टू बुखारी। इनकमिंग डाक में रजिस्टर भी मत दो, ठप्पा मार दिया कौन पूछता है? क्या टोकन नंबर लेते हैं आप एंट्री का कि ये टोकन नंबर है मेरे लेटर का? ठप्पा मारा हुआ है, डेट डाली हुई है, लेकिन उसकी एंट्री कौन सी नंबर पे हुई है सीआर सेक्शन में, ये महत्वपूर्ण है। अभी तक 2 साल से 3 साल से देख रहा हूँ कई लेटर बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी लेटर के ऊपर डॉकेट नंबर नहीं है जो एंट्री का डॉकेट नंबर होता है। खैर बहुत बातें, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, ये क्लिप देख लो आप। वैसे एमएनएस कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है, कोई शक नहीं है, और खुशी की बात है, होना चाहिए भी। जिसको मिल रहा है अच्छी बात है, जिसको ना मिले उसके कर्म में, बाकी हमारे अपने कर्म में।
जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्रिटिश टाइम में 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना में एक स्थायी नर्सिंग सेवा की स्थापना हुई थी। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों के लिए सेवा की नर्सों का आगमन और इसकी औपचारिकता शुरुआत 28 मार्च 1988 को ही हो गई थी। गौर करने वाली बात है, सोचना आप। 1 जुलाई 2023 तक की जानकारी के अनुसार तीनों सेनाओं यानी कि भारत के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में 3841 ये चिकित्सा अधिकारी है। और ये जो अभी जितने भी पेंशन आ चुके हैं 9 फरवरी तक, ये सारे अब एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आएंगे। ये लेटर जारी जो हुआ है सभी मतलब सेक्रेटरीज को, तो राज्य सोल्जर बोर्ड है उनको दिया, ऑल स्टेट और टेरिटरीज को दिया गया है और पॉलिसी लेटर है। और ये केंद्रीय बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यालय से दिया हुआ है। और वेस्ट ब्लॉक 4 विंग 7 RK पुरम न्यू दिल्ली, ये वहाँ का दिया हुआ है। और इसमें आप ऊपर टेलीफोन नंबर भी देख रहे हैं, नीचे लेटर नंबर दे रहे हैं। ये 25 फरवरी को जारी हुआ है और इसका गजट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 9 फरवरी 2026 का, जो पैरा 1.1 के अंदर लिखा हुआ है। और 112 में ये मतलब MOD ID नंबर देके 13 फरवरी 2026 को इसको रिजर्व 1 में कर रहे हैं। तो एज़ पर गजट नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है सब कुछ ही, और ये आप सब समझ गए जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पैरा 4 में देखना बहुत जो ज़रूरी है। दीज ऑफिसर्स हैव बीन मेड एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ एक्स सर्विसमैन स्टेटस विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ DOPT नोटिफिकेशन डेटेड 9 फरवरी 2026 एंड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 9 फरवरी 2026 द डेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑफिसर्स इज नॉट मटेरियल्स। यानी कि आप सोचो कि हमें इसका फ़ायदा इतना पुराना मिलना चाहिए, पुराने से मिलेगा ये वो, हम तब रिटायर हुए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और इसका जो है वही है। तो फैक्ट डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ ये सब स्टेटस वो है 9 फरवरी 2026। तो हो गई बल्ले बल्ले।